सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे आज जो है डायरेक्शनलिटी ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ए बी जेड डीएनए और सुपर कॉइलिंग। आई विल ट्राई कि मैं ये सारा टॉपिक्स आज के वीडियो में मतलब दे सकूँ। अगर ये आज वीडियो में भी नहीं होता है तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट बनाऊँगी, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। सो आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड लेट्स स्टार्ट टुडे। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इवन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस लाइक आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकूँ। मैं जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट हैव सोर्सेज बट आई एम ट्राइंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि लाइक माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी डायरेक्शनलिटी ऑफ डीएनए एंड कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मैंने इसके नोट्स पहले से बना दिए थे, दैट्स व्हाई लाइक अभी भी जो है मैंने इसको प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं ला पाया है, बट फिर भी आप लोगों के ईजी के लिए मैं बता दे रही हूँ। आज एक दिन कुछ सुपर कॉइलिंग तक ही मैंने जो है ऐसे नोट्स बनाए हैं आपके ईजी के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह से नेक्स्ट टाइम लिख के आप सबको बता सकूँ। So what is directionality of DNA and what is complementary base pairing? First let's understand these two topics, then we'll move to aDNA, bDNA and zDNA, and the last one will be supercoiling of the DNA. So directionality of the DNA. Okay, so to understand this concept, first we need to focus on a example. Okay, so for example आप किसी भी ऐसे फील्ड में आपको रन के लिए दिया गया है, तो हर एक रनिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे ख़त्म कर रहे हो। बस उसी तरह जब आप डीएनए की बात करो तो डीएनए के दो एंड्स होते हैं, एक 5 डैश एंड्स होते हैं और एक 3 डैश एंड होते हैं। ओके, सो जो कि एंड टू एंड ओरिएंटेशन जो स्ट्रैंड के रहते हैं, हम लोग उसको पर्टिकुलर एक एक स्ट्रैंड के, जैसे मैंने इसको देखो डीएनए को अनफोल्ड डायग्रामेटिक फॉर्मेट में समझाया है। जैसे कि मैंने ये दो स्ट्रैंड बनाए हैं, एक 5 डैश एंड हो गया, एक 3 डैश एंड हो गया, एक 3 डैश एंड हो गया, एक 5 डैश एंड हो गया। ओके, सो ये जो होते हैं ये दोनों ऐसे एंटी पैरेलल नेचर में रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। ओके, सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट है। सो हम लोग इसको कहते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो डायरेक्शनलिटी ऑफ डीएनए क्या होता है? ये एंटी पैरेलल नेचर होता है। इसके जो बैकबोन में होते हैं, डीएनए के जो बैकबोन होते हैं, उसमें रहता है आपका शुगर और फॉस्फेट, और हर शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ आपके जो है एटम्स, जो आपके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। जैसे कि 5 डैश एंड के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और 3 डैश एंड के साथ आपके OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। सो 5 डैश एंड जो है वो कार्बन शुगर के साथ जॉइन होता है, 3 डैश एंड आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपका जॉइन रहता है। ओके, सो इसका जो है नेचर होता है आपका एंटी पैरेलल नेचर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ही समझाया, अगर आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट, आप जब एक फील्ड में भागते हो, एक स्टार्ट रहता है और एक एंड रहता है, जहाँ पे आपको फाइनल आपके डेस्टिनेशन पे जाके पहुँचना है। ओके, सो बस उसी तरह डीएनए का डायरेक्शन भी वैसा ही है। एक एंड 5 डैश होता है और एक एंड होता है 3 डैश, और एक एंड 3 डैश हुआ तो दूसरा एंड 5 डैश। यानी आपके जो डीएनए के रेप्लिकेशन रहेंगे या डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन रहेंगे, जब आपको रेप्लिकेशन हो गया आपके जब आपके न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है रेप्लिकेशन से या ट्रांसक्रिप्शन से, जब आपको एमआरएनए फॉर्म करना है और उसके बाद ट्रांसलेशन लेटर ऑन द प्रोटीन फॉर्मेशन। सो बिफोर जब एमआरएनए प्रोडक्शन होना रहता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में या फिर रेप्लिकेशन में, जब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होने रहता है, तो उस टाइम पे ये जो है रेप्लिकेशन इसी डायरेक्शन में चलता है, 5 डैश टू 3 डैश और ये 3 डैश टू 5 डैश, ऐसे डायरेक्शन में ये चलती है। ओके, सो इट इज़ नथिंग, वेरी सिंपल। डायरेक्शनलिटी समझना है तो बस आप सोच लो, आप एक फील्ड में हो, भाग रहे हो, आपका एक स्टार्ट पॉइंट है तो आपका एक एंड पॉइंट भी उसमें रहता है। सो उसी तरह से ये 5 डैश है तो ये 3 डैश। ओके, सो नेक्स्ट इज योर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। व्हाट इज द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? ओके, so it describes the manner in which the nitrogenous bases of the DNA molecules align with each other. It means that it's saying about the pairing of the nucleotides. As I said earlier, what is the nucleotides? Like your adenine, guanine, thymine, cytosine in the DNA. Okay, so how they will pair with each other? किसका जोड़ी किसके साथ मैच करेगा, है ना? तो अगर जोड़ी मैच करेगा तो वो एक परफेक्ट लगेगा देखने में। तो इसकी वजह से कौन किसके साथ, एडेनाइन अगर
साइटोसिन के साथ मैच करे तो वो शायद देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन एडेनाइन अगर थायमिन के साथ और गुआनिन और साइटोसिन के साथ करती है तो वो थोड़ा देखने में प्रॉपर लग रहा है, और वो स्टेबिलिटी को भी आपका इंक्रीज़ करता है। डीएनए की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में वो बेस पेयरिंग एक इम्पोर्टेंट होता है, और डीएनए का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो रहते हैं वो, और कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। ओके, तो यहाँ पे ए और टी मतलब एडेनाइन और थाइमिन डबल बॉन्ड से करते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं। हाँ, इट मेंटेन्स द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए व्हिच मेंटेन स्टेबिलिटी। ओके, एज आई सेड। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर से देखना है तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही आ गया डायरेक्शन में 5' to 3' में आपके जो बेसिस है रह गए यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे उसके साथ पेयर मतलब ए के साथ टी होता है तो कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए के साथ टी हुआ, टी हो तो यहाँ पे ए लिखे, जी है तो यहाँ पे सी लिखे, सी है तो यहाँ पे जी, और ए है तो यहाँ पे टी। ओके, जब भी आप कभी भी डीएनए के स्ट्रैंड्स करो एंड आपको बेसिस लिखने के लिए बोला जाए देन ऑलवेज रिमेंबर ए विथ टी, ओके, डबल बॉन्ड, एंड जी विथ सी, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इसको अगर आपको सिंपल एग्जाम्पल के तौर से याद रखनी है, तो एग्जाम्पल के तौर से अगर याद रखनी है तो आप कैसे याद रखोगे। मान लीजिए आपके पास एक बैग है। ओके, एक बैग में आपके जिप लगे हैं, जिप को आप बंद करने का बहुत कोशिश करो लेकिन वो बंद नहीं हो रही है। क्यों नहीं बंद हो रही है? वो जिप के जो दांत हो गए हैं उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। ओके, और जो जिप है वो आपका हो गया स्ट्रैंड, हाँ, डीएनए का, एंड आपको उसको बंद करनी है। जिप क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि वो परफेक्टली फिट नहीं है एक दूसरे के साथ। जब वो परफेक्टली फिट हो जाएंगे तब जिप जो है आपका आराम से स्मूथली बंद हो जाएगा। जब तक वो परफेक्टली फिट नहीं है तब तक आपको दिक्कतें होती रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उसके जो दांत होते हैं वो सही से आपको लगाने के लिए आप कोशिश करते हो। अरे थोड़ा सा चेन यहाँ वहाँ हो जाने से चेन बंद नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको परफेक्टली उसको अलाइन कर देते हो, फिट करवा देते हो, तो आपका बैग बंद हो जाता है। बस उसी तरह जो ए है और टी है वो अगर टी के साथ पेयर हो जाता है, जी अगर सी के साथ पेयर हो जाता है, तो वो डीएनए को भी वैसी तरह से स्टेबलाइज करता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ओवरऑल। ओके, सो 2 टॉपिक्स हो गया, डायरेक्शनलिटी ऑफ डीएनए हो गया, हम लोग का कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी हो गया। अब आपको अगर इसमें दिक्कत होता है किसी भी चीज़ पे तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हो, बिकॉज हम आपके आंसर्स देने के लिए ऑलवेज तैयार हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर व्हाट इज़ ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। सो जैसे एक मूवी हो गया, हाँ, अभी आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सिंघम का मूवी हो गया। सिंघम का पार्ट 1 निकला, पार्ट 2 निकला, चलो सिंघम का अब कितने पार्ट्स है वो हमको उतना नहीं पता है, बट उसके पार्ट 1 आए, पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए। बस उसी तरह से जो डीएनए है उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, तो उस तरह से उसके बी डीएनए है, जेड डीएनए है और ए डीएनए भी है। तो ये इसके अलग अलग फॉर्म्स है ना। तो क्या होता है बी डीएनए, क्या होता है जेड डीएनए, क्या होता है ए डीएनए, क्या होता है? तो कोई बता पाएगा लाइक हम लोग का सबसे कॉमन डीएनए क्या है? कॉमन डीएनए हम लोग का है सबसे ज़्यादा बी डीएनए, जो हम लोग के सेल्स में नॉर्मली आमतौर पे देखने को मिलती है ना। वो सबसे ज़्यादा कॉमन डीएनए है जिसको हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। जो हम लोग का नॉर्मल ऐसे डीएनए होता है वो हम आप लोगों का जो होता है नॉर्मल डीएनए है। ओके, मोस्ट कॉमन डीएनए। ए डीएनए क्या है? ए डीएनए जो है उससे थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा सा मतलब थिक होता है, एंड वो काफ़ी उसमें जो है, देखो डीएनए का वैसे भी नेचर जो है हाइड्रोफोबिक रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और जिसमें उसमें जब और थोड़ा सा मतलब उसके डिहाइड्रेशन फॉर्म में वो आ जाता है देन वो सूख जाता है, एंड दैट फॉर्म इज़ योर ए डीएनए। ठीक है, और आपके जेड डीएनए क्या होता है? जेड डीएनए काफ़ी रेयरली देखने को मिलते हैं, हाँ, और वो जिगजैग फॉर्म में होते हैं, है ना। और इसका जो रोल होता है वो मोस्टली आपके जीन रेगुलेशन में काम आता है। अब जीन रेगुलेशन हम आपको समझाएंगे, जीन रेगुलेशन कैसे जीन ऑन कैसे ऑफ होना, तो बहुत सारे रिसर्चर ने इसको रिसर्च करके बताया है कि ये आपके जीन रेगुलेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाएं, ठीक है, आप घर पे मान लीजिए रोटी बेल रहे हैं, है ना, तो आपका जो बेलन है आपने एक दाहिने तरफ से, मोस्टली जो बी डीएनए होता है राइट हेलिक्स होता है, तो आपने दाहिने तरफ से उसको नॉर्मली जैसे बेलते हैं तो आपने बेल के गोल सा रोटी बना दिया। बट आपकी रोटी मान लीजिए नहीं बन रही है बिकॉज आपका बेलन थोड़ा सा मोटा है एंड सूखा सूखा है, तो रोटी आपका सही से नहीं बन रहा है ना। तो वो जो पार्ट है वो जो रोटी है और वो जो बेलन है आप बोल सकते हो, तो वो आपका हो गया ए डीएनए।
एंड अगर आपने थोड़ा रोटी को राइट तरह से घुमा के बेला, लेफ़्ट से घुमा के बेला, ऐसे जिग-जैग फॉर्मेट में आपने रोटी बेल दिया, है ना? आपने उसको बहुत अच्छे से एक मैप नहीं बना के अच्छे से गोल सा बेल दिया, तो वो आपके हो गए हैं आपके ZDNA, ठीक है? ये आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर से आप समझो। So what will be the next? Next is your difference between your three forms of the DNA, that is pDNA, aDNA and the ZDNA. Okay, so what is the helix type? First of all, we will look into the helix type, and the bDNA is the common DNA and it is right-handed, as we know, and the aDNA is also right-handed, ZDNA is left-handed. This is the difference. Okay, then what is the helical diameter? Means what is the diameter of the helix? So it is the 2.37 nanometer, it is 2.55 nanometer, it is 1.81 nanometer. हाँ, then the distance per base pair, एक base pair पे तुम्हारा distance कितना है? ये है तुम्हारा 0.34 नैनोमीटर, 0.29 नैनोमीटर इन aDNA, 0.37 नैनोमीटर इन ZDNA. ओके, बिकॉज इसके मोर बेसिस है और इसलिए पर टर्न के हिसाब से इसके बहुत सारे बेसिस हैं ZDNA में, बिकॉज दिस इज इन द जिग-जैग नेचर. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर फॉर्म. What is the pitch distance? That is distance per complete turn in nanometer. Distance per complete turn in nanometer, that is your 3.4 nanometer. Okay, this is 3.2 nanometer and this is 4.5 nanometer. Why I did this, you might be thinking. So like मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि मैं ये बोलना चाहती हूँ 4.5 नैनोमीटर डिस्टेंस इसका कंप्लीट टर्न पे है, मतलब ZDNA जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. ओके, एंड उससे मॉडरेट है आपके BDNA एंड सबसे छोटा सा छोटू सा है आपका aDNA. ओके, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेस पेयर पर कंप्लीट टर्न है, तो इसमें आपने जैसे मैंने बोला था नॉट एक्जैक्टली 10, इट इज़ 10.4, but we are considering it as the 10. Okay, and the aDNA is 11 and the ZDNA is 12. And what is the topology? Okay, topology of the major groove. Okay, don't go with topology. What is the major groove, like the area, and you can say anything. It is wide and deep in BDNA, it is narrow and deep in aDNA, and it is flat in ZDNA. Next is your topology of the minor groove. The minor groove is also narrow or shallow in BDNA. It is broad and shallow in aDNA, and it is narrow and deep in your ZDNA. Okay, so this is the all total the difference between your BDNA, aDNA and ZDNA. If you can remember only 5 points among all this, then that is enough. Okay, 5 points is enough. Okay, so the main important is it's a helix type. Okay, and the pitch distance you remember, the base you remember 3. Okay, and if you can remember these two distances, it's okay, or else like you can just complete it saying that topology of major and minor groove, what is it, you just mention it and leave it. Okay, so only 5 points is enough. नेक्स्ट विल मूव टू द DNA सुपर कॉइलिंग, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जो है आपको अगला वीडियो में समझाऊँ, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है. So we'll see DNA supercoiling in the next video. Okay.